अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम रज़ा और आप देख रहे हैं उम्मीद साहब प्रोग्राम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो कोरोना के बाद स्कूल ख़त्म होने जा रहे हैं तो क्लासेस का क्या एनवायरनमेंट होगा। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम भी करते हैं हमारे मीडिया से, उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर इकबाल साहब, आप कराची से हैं, आप भी प्रोग्राम करते हैं। तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको पता ही होगा कि शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब इसके अलावा प्रोफेशनल टीचर भी हैं, सऊदी अरब में टीचिंग करते हैं। मुदस्सिर इकबाल साहब भी स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, इसके अलावा भी आईटी में आपके बहुत सारे काम हैं, प्रोजेक्ट हैं। तो आज मकसद क्या है इस प्रोग्राम का? मकसद ये है कि आज हम जो इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं, हम प्रोएक्टिव के हवाले से सर से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने कोरोना को डिफीट किया है जिस तरह करना चाहिए था और पूरी दुनिया ने इसको सराहा भी है। तो 5-6 माह बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं, कॉलेज ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं। तो इस हवाले से असातिज़ा की क्या ज़िम्मेदारी है, स्टूडेंट्स का क्या किरदार होगा, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है और वालिदैन जो 5-6 माह बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजने जा रहे हैं, तो उन पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उनको अमल करवाएँ, ताकि कोरोना के हवाले से हम प्रिकॉशंस जो हैं, उनको भी लेके चल सकें और मेंटली तौर पर जो 5 माह वो स्कूल से बंद अपने घर में बंद रहे हैं, तो उस हवाले से उनका क्या मेंटल लेवल है, इस पे भी बात कर सकें। तो पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ दोनों अपने साहिबान का, शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब का, मुदस्सिर इकबाल साहब का, कि उन्होंने अपने टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला, वक़्त निकाला। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत है सर? जी सर, तो हमारे प्रोग्राम का कुछ सिनेरियो या स्केच यूँ है कि हम यूँ कहें कि पहले शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब हमें ये बता दें कि ड्यूरिंग कोरोना एजुकेशन का क्या मयार रहा है, क्या सिचुएशन रही है पाकिस्तान में, ओवरऑल क्या सिचुएशन रही है। उसके बाद हम उसी सिचुएशन को लेके आगे थ्रू आउट प्रोग्राम को लेके चलेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए और किस तरह इसको लेके चलना चाहिए। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझे प्रॉपरली सुन सकते हैं तो मैं शुरू करता हूँ। बुनियादी तौर जी पे सर, आपकी आवाज़ आ रही है। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें पाकिस्तानी जो तालीमी इदारे हैं उनको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। अव्वल तो ये है हमारे सरकारी तालीमी इदारे, जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हैं। कहीं पे इस हवाले से हमारे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बिल्डिंग, उनका स्ट्रक्चर, ये दीगर चीज़ें हमारे सामने हैं। इसी तरीके से दूसरे दर्जे में हम प्राइवेट तालीमी इदारों को शामिल करते हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एलीट जो स्कूल्स हैं, फिर दूसरे दर्जे में हमारे पास कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो मीडियोकर किस्म के हैं, और तीसरे दर्जे पे वो तमाम स्कूल जो एक मास लेवल पे अपनी एजुकेशन प्रमोट करते हैं। बुनियादी तौर पे कोविड-19 ने जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनको कम्प्लीटली एक फेलियर का एक शाहकार बना के पेश किया है। और मेरे ख्याल में शायद स्कूल और कॉलेज लेवल पे कोई ऐसा सरकारी तालीमी इदारा मैं नहीं जानता कम अज़ कम, जिसने इस कोविड-19 में भी अपने तलबा के साथ या अपने टीचर्स को मिला के कोई उनका ऐसा प्लान हो जो अमल दरामद उस पे हुआ हो और उन्होंने अपने तलबा से कोई राब्ता रखा हो। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। ज़ाहिर है एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन थी जिसको ना हमने प्लान किया था कभी, ना हमने इसके बारे में सोचा था। तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो टेस्ट हो गए हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करें तो उसमें कैटेगरी 1 में स्कूलों ने अपने तलबा के साथ बहुत अच्छा राब्ता रखा है। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, उसको बहुत खुश असलीबी से यूज़ किया है। इब्तिदाई तौर पे उनके साथ बड़े मसाइल थे, लेकिन उन्होंने उस पे काबू पाया है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं और आप भी अब जानते हैं कि अपने तलबा से किन-किन तरीकों से राब्ता रखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जितने भी स्टेट ओन्ड स्कूल हैं या प्रोविंशियल ओन्ड स्कूल हैं, वो तमाम बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। उनके पास ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था
और ना उनके पास कोई ऐसा प्लान था कि वो अपने तलबा से कोई राब्ता रखने की सबील निकाल सकें। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे मैं अपने तमाम बच्चों के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला दराज हो, क्योंकि मुझे अपने 2 बच्चों में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया है। ऑल्दो के पेरेंट्स के लिए उनकी तमाम ज़ाहिर है एजुकेशन वाहिद ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उनको पढ़ाते हैं, उसके अलावा दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें रवैये और उनकी ग्रूमिंग, उनकी तरबियत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये बच्चे अपने वालिदैन पे मुकम्मल तौर पर पूरे दिन के 24 घंटे पे तो बददिली भी है, और ज़ाहिर है एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें वालिदैन के भी कंट्रोल से बाहर हैं। आखिरी इस बात का जो एक अहम पॉइंट है इस कोविड-19 का, जिसका हमारी तालीमी एक्टिविटी से कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सफाई-सुथराई बीमारियों से बचाव का पहला हथियार है, और ये हमने देखा भी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं, वो बताते हैं कि जनरली जो डिजीज़ हैं, खुसूसन गंदे पानी की वजह से, हाथों की सफाई ना होने की वजह से, ओवरऑल एक जो हमारे यहाँ एक हाइजीन का एक इशू है, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें कम हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये बात जान गए हैं कि मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ। फहीम आप म्यूट पर हैं। आप अपना माइक का म्यूट। जी शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, इस पॉइंट पे जो है ना, जो सेफ्टी वाला और हेल्थ वाला है, इसको हम अगले कुछ ही मिनट में उस पे आते हैं। पहले मुदस्सिर इकबाल साहब, इस क्वेश्चन पे आप अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए और उसके बाद हम चलते हैं। देखिए, शरीफुल्लाह साहब ने बहुत ही तफसीलन ये बता दिया है कि पाकिस्तान के एजुकेशनल सिचुएशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्या सिचुएशन है, और सिर्फ ये स्कूलों में नहीं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ का भी ये हाल है। मैं ये समझता हूँ कि एक हाइब्रिड जो स्टूडेंट्स एजुकेशन है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बच्चों में जो हम अब आगे जा रहे हैं, जहाँ पे ये स्कूल खुलेंगे, वहाँ पे इन बच्चों पे, इनके वालिदैन पे और टीचर्स पे, सब पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। एक तो ये कि शायद सिर्फ 6 क्लास से ऊपर के स्कूल्स खुल रहे हैं, नीचे के नहीं है, तो वो एक एजुकेशन जारी रहेगी जो कि ऑनलाइन है। सऊदी अरब जैसे मुल्कों में तो शायद उन्होंने अभी दिसंबर तक कम अज़ कम होम एजुकेशन का ही फैसला किया हुआ है। जो हमारे इंस्टीट्यूट्स अब खुलने जा रहे हैं, उनको ऑब्वियसली एक माइंडसेट चेंज हुआ है। आई मीन, ये जब आप ये प्रोग्राम हो रहा था तो ये हमारे घर में बात हो रही थी कि अब स्कूल खुलेगा, तो ये मैं माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। वो बच्चों के कि बच्चे अब जो सबसे बड़े हैं वो कहने लगे कि अब टीचर की बात सुननी पड़ेगी पूरी देर। अभी तो हमें कोई चीज़ मिलती नहीं थी, हमें तो विकिपीडिया से जवाब देख के आंसर लिखने की आदत हो गई है। जहां इंटरनेट के यूजेज ने उनकी नॉलेज गैदरिंग और वो सब बढ़ाई है, वहां पे मैं समझता हूँ वहां पे सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन और इन चीज़ों को नेगेटिव इम्पैक्ट भी किया है। एक आदमी, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ग्रोथ इन अ वायबल एक बड़े माशरे में हुई है, क्योंकि वो 5 लोगों के दरमियान बंद हैं। उनको मुकाबले की जो एक डेली मुकाबले की वो होती थी, और उनके पास एक जो स्टोरी अपनी होती थी कि हाँ हमें क्या करना है, वो नहीं है। जैसे मैं इस चीज़ में जनरली मेरा ये है कि मैं होम एजुकेशन या सेल्फ एजुकेशन के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप उसे माहौल नहीं दे सकते, और तालीम तो आ ही जाती है, तरबियत आपने करनी होती है, तालीम आ जाती है, और माहौल जो है वो बहरहाल स्कूल देता है। वो माहौल की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें बहुत ख्याल से इसकी तरफ जाना होगा कि किस तरह ये लोग वापस, ये बच्चे जो वाकई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। टीचर्स का भी एक डिस्कनेक्ट है। आई मीन, शरीफुल्लाह साहब भी टीचर हैं, मैं भी बहुत अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन 5 महीनों में बच्चों ने ग्रो किया, स्कूल की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रो किया, लेकिन टीचर्स की ग्रोथ की परसेंटेज जो कर्व है वो शायद बहुत फ्लैट रहा। टीचर्स ने अपने आप को बहुत बेहतर करने की कोशिश नहीं की, जबकि उनके पास एक ऐसा मौका था जिसमें वो अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते थे। ये क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ चल रहा है।
क्योंकि ये सब हम सब उसी माहौल के पड़े हुए हैं जहाँ पे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। वालिदैन पे से एक प्रेशर जनरली कम होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी एजुकेशन का एक 60% जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पर आई हुई है। टीचर्स उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह वो क्लास में करते हैं, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका होल्ड नहीं है बच्चे पर। बच्चे लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो वो उस तरह का होल्ड नहीं है। तो अगर वालिदैन साथ नहीं बैठे और उन्होंने उनको जो है वो जबरदस्ती नहीं की हुई, तो वो एक इन्वायरमेंट नहीं जनरेट हो रही घर में, और फिर वो आपको बाद में खुद मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि टीचर के साथ ये बच्चा कहता हुआ बड़ा डरता है कि सर मैडम समझ में नहीं आया, तो हम तो कहते हैं भाई घर में बैठा। हाँ, स्कूल जाते हो, स्कूल में भी तो यहाँ पूछो कि नहीं समझ में आया। लेकिन वो एक मैकेनिज्म अभी नहीं डेवलप हुआ है, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा इंटरनेट पे एक जोक चल रहा था। एक 5 साल का बच्चा जिसने पहली दफा स्कूल जाना है, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको व्हाट्सएप भी चलाना आता हो, ईमेल भी चलानी आती हो, माइक म्यूट करना भी आता हो, और चैट बॉक्स में देखना भी आता हो कि जी आपके टीचर ने आपको क्या कमेंट्स दिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। हमने, जैसे आपने कहा, हमने कोविड को शिकस्त दी और शेयर हमें भी आता हो। जाना है। सही हो गया। अच्छा, शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि जब कोरोना आया, जब हम आईटी में शिफ्ट हुए, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, तो स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट सारे एक्सपोज हुए और फ्लॉप हुए हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है? क्या आप मुझे ये बता दें कि हमने इससे गेन क्या किया है? क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि हेल्थ का सिस्टम था, चाहे एजुकेशन का सिस्टम था, जब हम सडन उसमें गए हैं, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी कहते हैं कि वी हैव बीन शॉक कि हम इसको किस तरह उसको रूटीन पे लेके आए। हमारे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को डायरेक्ट उस पे कन्वर्ट करना। तो चले तो गए, पूरी दुनिया ने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह जो कुछ चल सकता है, कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम, हम अपने स्कूल्स की, कॉलेज की क्लासेस को चलाएं। हमने इनपुट क्या किया है, गेन क्या किया है कल के लिए? असल में इस पूरे सिनेरियो का अमेरिका से मुआवजना मुनासिब नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि आज भी हमारे अंदरून सिंध में और बलूचिस्तान में, इवन केपीके में कुछ स्कूलों में गधे बंधे हुए होते हैं। तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में हर तालीमी इदारा एक मुकम्मल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, या जो एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का सेट है उससे इक्विप होता है। बहुत सारी स्टेट में ऐसे भी स्कूल हैं कि जहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटी है वो भी मौजूद नहीं होती। तो इस चीज को हमने एक मतलब कंपैरिजन के लिए भी मिसाल हमारे पास कम से कम हमारी आपस की जो सूबाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे होनी चाहिए। मैं 2014 की गालिबन रिपोर्ट, एक तो हमारे यहाँ डाटा अवेलेबल नहीं होता। अलिफ ऐलान के नाम से असर एक एनजीओ है, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जिलों में ये चीजें कंडक्ट करती है, डाटा इकट्ठा करती है। उसका 2014 का जो एक उनका एक स्टेटिस्टिक्स है, उसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ अपनी एक आर्टिकल के हवाले से। तो एक हैरत अंगेज बात यह है कि ग्रेड 2 की उर्दू, अंग्रेजी और सिंपल मैथ्स में आज भी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पाकिस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका डाटा इंशाल्लाह करीब मैं अपनी वॉल पे भी अपडेट करूंगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 20% बच्चों को ग्रेड 2 में जो पढ़ते हैं, ग्रेड 1, 2 से 5 तक, उनको उर्दू पैराग्राफ पढ़ना आता है। यानी 80% ऐसे बच्चे हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले। और इसमें हैरत अंगेज तौर पर सिंध का हाल और खराब है। और जब मैं सिंध की बात करता हूं तो एक तासुब का रवैया मेरे साथ रखा जाता है। हालांकि वो रिपोर्ट जब मैं पब्लिक करूंगा सारी रिसोर्सेज उसके साथ होगी। यानी आप अंदाजा करें कि अब भी हमारा ग्रेड 2 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसमें से सिर्फ 20% ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे को उर्दू पैराग्राफ पढ़ना आता है। लाड़काना जैसा डिस्ट्रिक्ट जिस पे हमने 1100 अरब रुपए खर्च किए हैं, और वो मुख्तलिफ मद में, सिर्फ तालीम में नहीं, वहां पे हालात पूरे सिंध में सबसे ज्यादा खराब है। वो मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पर है, बुरी हालत में तीसरे नंबर पे है। खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ऐसे तालीमी इदारों में आप ये अज्यूम करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन किसी भी जरिए से आप उनसे कनेक्ट रहेंगे,
तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि वो तमाम छुपे हुए दोष हैं कि जिस पे हमें काम करना चाहिए था वो हमारे सामने खुलकर आ गए हैं, हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं। आखिरी बात कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखें, पूरी सूबाई हुकूमतें, ऐसा नहीं है कि स्कूलों में आईटी के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती। बहुत सारे ऐसे जो बुनियादी, मेरे अपने इलाके में जो मौजूद स्कूल है उसमें आईटी लैब भी है, बायोलॉजी लैब भी है, साइंस लैब भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तमाम चीजें मौजूद हैं। अब उसके अंदर मौजूद क्या है, और आप मुदस्सिर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से ज्यादा ये अहम होता है कि उनको मेंटेन रखा जाए। यानी अगर रिसोर्सेज प्रोविजन पे आप 50,000 लगाते हैं तो आप 1 लाख रुपए उनकी मेंटेनेंस पे लगाते हैं ताकि वो पूरे साल चलते रहें। तो कहने का मकसद ये है कि हम अब बेहतर पोजीशन में, अगर नेक नीयत से हम काम करें, बेहतर पोजीशन में है कि हमारे सरकारी तालीमी इदारों में हम आईटी इक्विपमेंट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स ट्रेनिंग साथ साथ इन पे हम काम करें, उनको इम्प्रूव करें और इसके अच्छे नताइज निकलेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया जी। शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिंध का ये हाल है और इसका हल क्या है? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तो ये सोच रही है कि पूरी पाकिस्तान में एक ही कोर्स के लागू करने के लिए नेक्स्ट 21 में अप्रैल में आई थिंक कहा जा रहा है कि वो अब ट्राई भी करेंगे। तो जब सिंध के लाड़काना के स्कूलों में ये हाल है और पूरा सिलेबस भी एक ही आ रहा है, तो फिर क्या टीचर्स को नहीं ट्रेन करना चाहिए? टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से या नीचे नहीं कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स या कुछ ऐसा कुछ किया जाए? देखें, बुनियादी बात जो है, मैं यहाँ सऊदी अरब में काम करता हूँ और यहाँ का एक मतलब अगर टॉप 10 में नहीं है तो टॉप 20 में शामिल है, ऐसे तालीमी इदारे में काम करता हूँ। आईटी पे वो अरबों रियाल खर्च करते हैं हर साल अपने तमाम स्कूलों में। बुनियादी जो खराबी है वो है रिक्रूटमेंट की। जब आप टीचर सेलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ भी ये मसला मौजूद है। ऐसे टीचर्स हैं जिनके अगर हेडफोन में ऑनलाइन अपनी क्लास लेते हुए अगर उनके हेडफोन में माइक म्यूट है तो उन बेचारों को ये नहीं पता कि उस माइक को अनम्यूट कैसे करेंगे, हालांकि उसकी रेड एलईडी जल रही होती है। और मेरे मेरे अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं ऐसे टीचर, उनको बताना पड़ता है कि दिस एलईडी इज ब्लिंकिंग एंड यू नीड टू स्विच इट ऑफ और स्विच इट ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये तमाम जो डिवाइड है कि एक तरफ ऐसा टीचर है जो आईटी के तमाम रिसोर्सेज को बड़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है, उसी स्कूल में, उसी तालीमी इदारे में एक ऐसा टीचर भी मौजूद है कि जिसको वो बेसिक चीजें समझ में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी खराबी है रिक्रूटमेंट में। जब आप ऐसे टीचर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप नो कॉम्प्रोमाइज रखें, नेक नियति से रखें। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप अगर अपने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी टीचर को सेलेक्ट करना है, वो उन्हीं का कोटा है, तो आप उस कोटे का ख्याल रखें, उसी डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करें, लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट के तमाम प्रोसीजर को इतना हल्का ना करें कि जब वो स्कूल में खड़े होकर अपने स्टूडेंट से बात करें तो उस स्टूडेंट को ज्यादा पता हो और टीचर बेचारे को कुछ ना मालूम हो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने इन तमाम चीजों को सीरियसली देखना होगा। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान में एक सिंगल करिकुलम अप्लाई होने वाला है, मेरा ख्याल है कि इसमें दो अहम चीजें हैं। वो ये हैं कि जब भी इवन टेक्स्ट बुक जब किसी स्कूल में तब्दील की जाती है तो उस टेक्स्ट बुक के हवाले से टीचर को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर आउटकम है वो उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उस टीचर को उनकी तमाम वर्क बुक्स, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उसकी चीजें मालूम ना हो। तो दूसरी चीज मेरे ख्याल में ये है कि इस जाहिर है जब आप यूनिफॉर्म सिलेबस लेकर आएंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान की टीचर कम्युनिटी और उससे रिलेटेड जो वाबस्ता लोग हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, वरना इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी अहम चीज जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आप अपनी अंग्रेजी को असेसमेंट में से हटाएं, आप अपने करिकुलम में से कम करें ताकि लोग इजी महसूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे और मैं बेचारा इस मुश्किल में हूं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, पाकिस्तान की तकरीबन 80% पॉपुलेशन अपनी मदर टंग में, या ज्यादा, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं उर्दू के मामले में। उर्दू हमारी एक ऐसी जुबान है कि जो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को बहुत अच्छी बोलनी आती है। अगर नहीं आती तो लबो लहजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप अपने स्टूडेंट को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे और उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे और उसके लिहाज से अपने एक्सप्रेशन को भी प्रॉपरली आपके सामने एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यूनिफॉर्म सिलेबस लेकर आना चाहिए, आपको टीचर को ट्रेन करना चाहिए, आपको अंग्रेजी में असेसमेंट, टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम उसकी मिकदार कम करनी चाहिए ताकि इस कौम
का जो ओवरऑल लिटरेसी है वो रियलिस्टिक वे में कोई इंप्रूव हो सके। आपका माइक म्यूट है। जी मुदस्सिर इकबाल साहब, ये शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब का जो नैरेटिव आया है स्टेट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, बीइंग अ पेरेंट्स आप क्या कितने तैयार हैं कि आपके बच्चे जो ड्यूरिंग कोरोना ऑनलाइन क्लासेस ली है उनकी असेसमेंट क्या है, और वो जब दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस के हवाले से आप अपने बच्चों को कितना तैयार कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने वालिदैन इतने विलिंग होंगे, ऑल्दो कि हम घरों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं। किसी ने लिखा भी है कि वी आर स्ट्रगलिंग, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ, तकलीफ में है कि हम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि देखें इन स्कूलों में बाथरूम की फैसिलिटीज है, ठीक है, बाथरूम, अब आप बाथरूम में जा नहीं सकते। वो स्कूल हम सडनली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्कूल जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे जब दूसरे बच्चे को मिलेंगे तो वो उसको गले नहीं लगाएंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हम स्कूलों को एक तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आधे बच्चे जाएंगे, आधे बच्चे नहीं जाएंगे। अच्छा, अब आप क्लासरूम क्लास करेंगे कि आप ऑनलाइन क्लास करेंगे? अच्छा, जो बच्चे बीमार हैं, जिनको अंडरलाइन बीमारी है, वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, जो क्लास में जा रहे हैं तो क्या वो फोन लेके बैठेंगे? क्या टीचर तो वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट है। और ये सिर्फ हमारी नहीं है, मैं इस चीज से बिल्कुल कंप्लीटली एग्री हूँ कि यह हमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है कि क्या हो रहा है। बाहर कुछ लोग इंग्लैंड वगैरह में उन्होंने स्कूल खोल दी, ठीक है, सब जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वहां पे जनरल जो सेफ हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को तो भूल ही जाएं, सरकार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी शायद सेकंड और थर्ड टियर का बिल्कुल यही हाल है। फर्स्ट ईयर में शायद सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन फिर भी आप 50% की आबाद कैसे रखेंगे, 50% कैसे पढ़ाएंगे? मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो किया। उन्होंने थ्रू आउट हर महीने दूसरे महीने एक कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ भी रखी, उनसे बहुत सख्त सवालात भी होते रहे जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से डील भी करते रहे कि नहीं हम खोल रहे हैं 15 तारीख से, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर आगे भी जाएंगे तो। ये बात हमें समझने की जरूरत होगी कि हम सबको एक पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें एक सब्र और तहम्मुल के साथ इस पीरियड के अंदर जाना होगा। हम पहले दिन से, पहले हफ्ते से, पहले 15 दिन से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि सडनली सब चीजें जो है वो टॉप क्लास होंगी। सारी दुनिया जो है वो इस चीज पे स्ट्रगल कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे भी कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं हम भेजेंगे। अब पाकिस्तान का तो शायद वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन शरीफुल्लाह साहब शायद मुझे कंफर्म करें, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में तो शायद कोई टेस्ट भी नहीं करा रहा आपने और कोई पूछ भी नहीं रहा। शरीफुल्लाह साहब शायद काम के सऊदी अरब में तो एक साहब को निकल आता है, वो पूरा ऑफिस बंद हो जाता है, उस जितने लोग उनके आसपास हैं उन सबको टेस्ट कराना पड़ जाता है, और वो एक हफ्ते तक कम से कम ऑफिस बंद रहता है, और उसके बाद वही लोग सिर्फ ऑफिस आ सकते हैं जिनके पास पीसीआर टेस्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि स्कूल में किसी को हो गया तो आप स्कूल कैसे मैनेज करेंगे? ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने, स्कूलों ने, या स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सोचा है या नहीं, या सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि बहरहाल पैसे तो इस वक्त ले ही रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि यार बाकी जो 20% उन्होंने फेवर की भी है वो भी उसको लेना शुरू करें। एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, मैं इसके नेगेटिव पे नहीं जी जाना चाहता, असल में चैलेंजिंग सिचुएशन होगी जो हमें निपटनी है। तो शरीफुल्लाह साहब, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब स्कूल खोल ही दिए तो आप क्या समझते हैं कि स्कूलों को किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, और उनको किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए?
देखें, हमारे सामने एबोला के हवाले से कुछ ममालिक का डाटा मौजूद है कि जब एबोला का एक पेंडेमिक की सूरत हाल हो गई थी कुछ इलाकों में, जब तालीमी इदारे ओपन किए गए तो उसमें से 3 मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। मैं समझता हूँ कि हमारा ये सब सीखने का एक प्रोसेस है। हम पाकिस्तान में इससे पहले कभी इस किस्म की सूरत हाल से, और 2 के डेंगू हमारे यहाँ एक बहुत एक मुतासिर कुन एक एलिमेंट की सूरत में आया था, लेकिन उसमें एक पूरी पॉपुलेशन मुतासिर नहीं हुई थी, बल्कि एक चंद मखसूस इलाके थे जो इसकी जद में आए थे, जबकि इसका शिकार तो पूरी दुनिया है। तो पहले हमें ये तय करना होगा कि इसमें जिम्मेदार जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन है। इस वक्त प्राइमरीली रियासत या सूबाई हुकूमतें एक स्टेक होल्डर के तौर पे हमारे पास मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो स्कूल मालिकान हैं, और तीसरी तरफ पेरेंट्स हैं। मैं एबोला के मॉडल के हवाले से आपसे बात कर रहा था। जब बच्चे स्कूल वापस आए तो उनके अंदर जो तब्दीलियां हुई, तो उसमें से चंद आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले उनमें से अक्सर बच्चे, उनके रवैयों में काफी तब्दीली आ चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के हवाले से भी देख लें, मैं अपने बच्चों के हवाले से देखता हूँ। ओवरऑल आपको पता है कि जब स्कूल छुट्टियों के बाद खुलता है, ये हर साल की हमारी प्रैक्टिस होती है, तो पहले हफ्ते में स्टूडेंट्स का रवैया ही इस काबिल नहीं होता कि उनको उसी तरह से डील किया जाए जैसे हम पूरे साल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको एक दायरे के अंदर लाया जाता है, और उसके बाद जो हमारी रेगुलर टीचिंग होती है, रेगुलर प्रोसेस होता है स्कूलिंग का, वो शुरू किया जाता है। तो पहली बात यह है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल ज्वाइन करेंगे, उनके रवैये तब्दील होंगे। अगर स्कूल इंतजामिया, रियासत और वालिदैन ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल जाकर छोड़ेंगे तो वो वही वाला बच्चा होगा जो 6 महीने पहले था, तो ऐसा नहीं होगा। स्कूल को भी देखना होगा, उनको रीओपनिंग प्लान भी पूरा अपना रिवाइव करना होगा, रियासत को भी असिस्टेंस देनी होगी कि वो स्कूलों के लिए कुछ गाइडलाइंस दें। हमारे यहाँ तो हर जगह हर इदारा बांझ है, किसी के पास कोई प्लान, कोई काम, कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रियासत को थोड़ी देर के लिए आप एक साइड पे रख दें, तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है स्कूल मालिकान की और वालिदैन की। वालिदैन को भी अपने बच्चों को असिस्ट करना चाहिए, और इस मामले में स्कूल से ताउन करना चाहिए, अपने बच्चों के हवाले से भी टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। स्कूल इंतजामिया को भी इस हवाले से कुछ चीजें करनी चाहिए, मसलन उनके यहाँ जो सैनिटाइजेशन की और जो हमारे पास हाइजीन की सप्लाईज हैं, उसकी प्रॉपर क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हर बच्चा जब स्कूल आता है, मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो देखता हूँ जहाँ पे एक जम्मे गफीर यकदम स्कूल में दाखिल होता है। जब वैन आती है तो पूरे वैन के बच्चे एक साथ दौड़ दौड़ के अंदर दाखिल होते हैं। इस चीज के लिए कोई कोई तरीकाकार वजह करना होगा। बच्चे बच्चे हैं, आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन डेकोरम फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि स्कूल की एंट्रेंस के पास कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जैसे सुपरमार्केट में होता है, सारा जम्मे गफीर एक साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म। इस तरह की चीजों पे काम करना चाहिए स्कूलों को। दूसरी चीज ये है, टेम्परेचर और कफ, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं कि स्कूल को इसके मुतालिक बड़ा मोहतात होना चाहिए और किसी भी किस्म का टॉलरेंस नहीं दिखाना चाहिए। एक बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो उस बच्चे के दाखिले के लिए कम से कम 3 मिनट रखने चाहिए। उन 3 मिनट में उस बच्चे का टेम्परेचर, उसकी ओवरऑल अपीयरेंस और उसका कफ, ये जब अच्छी तरह चेक हो जाए उसके बाद उसको अंदर जाना है। अच्छी तरह चेक होने से मतलब नहीं है कि आप उसका वहां पे मुआयना रखें। उस्तादों को थोड़ा सा जो पीटी टीचर है और उसके अलावा कुछ ऐसे जो बायो के टीचर्स हैं और फीमेल टीचर्स हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए रखा जा सकता है, उनको असाइन किया जा सकता है। तो अगर बच्चे का टेम्परेचर ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो उसको स्कूल में बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को टेम्परेचर है, किसी बच्चे को खांसी है, किसी बच्चे की अपीयरेंस ऐसी लग रही है कि जो उसको बीमारी का शुबा हो, तो उसको आइसोलेट करना चाहिए और उसको वापस घर भेज देना चाहिए। कोई मसला नहीं है। अगर अटेंडेंस स्कूल की 25% भी है तो इट डज नॉट इवन मैटर। उसके अलावा स्कूल के पास हमारे यहाँ एक अजीब रवैया है कि मेरे एक दोस्त है, उनका स्कूल है, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ सऊदी अरब से मैं उनके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर भेज दूं, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 3000 रुपए का थर्मामीटर था, वो 22,000 रुपए का मिलने लगा। तो इन तमाम चीजों के हवाले से स्कूल को अपनी सप्लाई पूरी रखनी चाहिए। और जो अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ग़िज़ाई कमी के जो बहुत सारे, एबोला के बाद भी यही हुआ था, अब भी हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजेंगे तो हमें एक चीज उसको उस चैलेंज से निपटने की जरूरत होगी कि हमारे तकरीबन
तमाम बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार होंगे। ये ग़िज़ाई कमी इनडायरेक्टली उनकी फिजिकल एक्सर्शन से वाबस्ता है कि जब बच्चा घर में मुक़य्यद रहेगा, वो खाना प्रॉपर नहीं खा सकेगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं है, उसकी ओवरऑल एक्सर्शन नहीं है, इसी वजह से उसकी सेहत मुतासिर हो चुकी है। कुछ बच्चे ओवरवेट होंगे, कुछ बच्चे अंडरवेट होंगे, तो निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। इसी को इसी तरह से मतलब अवेयर होके ही चलाया जा सकता है। सर शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, ये जो आपने डाइट की बात की है इम्यूनिटी के हवाले से, तो ये हम किस तरह मैनेज करें? क्योंकि एक सोशल क्लास है, इतनी डिवाइड है, इतना डिफरेंस है। एक तो सोशल क्लास का इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरा हम इसको भी साथ लेके चले, तो ये आप क्या कहते हैं? दूसरा हमें ओशा के बारे में बता दें कि ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या इसके लिए हवाले से गाइडलाइन वज़ा की है? ये हमें ज़रा थोड़ा-सा तफ़सीलन बता दीजिए। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि इम्यूनिटी और जो मेल न्यूट्रिशन है, 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आप गौर करें तो मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे के बाद भी चिकन का पीस नहीं चखा होगा, लेकिन उनकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। तो हमें इन चीज़ों को ज़रा अलग-अलग रखना चाहिए। कोविड-19 के हवाले से एक हैरानकुन बात ये है कि इसका शिकार बच्चे ना होने के बराबर हुए हैं। यानी वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 9 साल तक है, उनमें जो अमवात की शरह है वो गैर यकीनी हद तक 0% है, 10 to 0% है। तो इसीलिए ये एक अच्छी खबर है कि हमारे बच्चे महफूज हैं और में जो मैं समझता हूँ उसमें बुनियादी जो वजह है वो उनकी फिजिकली एक्टिव रहना है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ग़िज़ाई कमी, तो ग़िज़ाई कमी मेरा ख़्याल है कि पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। इस सिलसिले में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो बड़ी सस्ती हैं और ऐसा नहीं है कि वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हवाले से हमें अपने पेरेंट्स की बच्चों के वालिदैन हैं, उनकी तरबियत करनी चाहिए। मैं एक छोटी-सी मिसाल यहाँ पे दूँगा। मैं समझता हूँ कि कुछ स्कूल जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट होकर सामने आ गए हैं। मेरी घरवाली जो गाँव देहात की है, वो मेरी तीसरी बच्ची के स्कूल से आजकल ट्रेनिंग ले रही है कि हम डाइट कैसे प्लान करें अपने बच्चों का। कहने का मकसद ये कितना आइडियल मौका है कि स्कूल भी ये सोचें कि हम अपने बच्चों के हवाले से उनके वालिदैन को कैसे एक्सेस करें, बेहतरीन मौका है। हालाँकि मेरी जो घरवाली है वो ऑल्दो उनकी ना उर्दू अच्छी है, ना उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो उन तमाम चीज़ों को सीरियसली देख रही है और ये है बुनियादी इम्पैक्ट कि स्कूल अपने बच्चों के साथ कैसे वो रखता है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, ये खतरनाक आदत है और बड़ी नुकसानदेह आदत है और इस नाश्ता ना करने की बुनियादी वजह ये है कि बच्चे लेट उठते हैं। आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें, आप अपने बच्चे को स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठा दें, किसी भी सूरत में उठा दें। आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ये एक्सपेरिमेंट करें, हैरानकुन नताइज आपके सामने आएँगे। वो बच्चा जो नाश्ता नहीं करके जाता है, वो ज़िद करके कुछ नहीं खाता और अपने साथ लंच बॉक्स में या उसके पास फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं या उसके पास कोई दूसरे हमारे पास नूडल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये उनकी सेहत को तबाह कर रहा है। चिप्स का पैकेट है, उनकी सेहत को तबाह कर रहा है। एक हेल्थी डाइट अर्ली इन द मॉर्निंग में उनके लिए ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा 2 घंटे पहले अपने नाश्ते के उठा हुआ हो। ये एक बुनियादी फैक्टर है। 2 घंटे पहले जब बच्चा उठा हुआ होगा, तो अपनी फिज़िकल एक्सर्शन से, एक्टिविटी से उसको भूख लगेगी। यकीन करें, मेजॉरिटी स्टूडेंट जो स्कूल जाते हैं 10 बजे के करीब, उनको भूख लगती है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो 2 घंटे का टाइम है जिनको वो उठे हुए वो गुजारना चाहिए। हमारे यहाँ वालिदैन भी अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको रहम आता है, हालाँकि रहम की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉपर टाइम पे उठाएँ। ना कि वो अगर 7:30 बजे स्कूल जाए, 7 बजे उसको उठाएँ और उसको भगाएँ और वो स्कूल जाए, उस बेचारे के पास सुकून से नाश्ता करने के लिए टाइम ना हो। एक हेल्थी डाइट अर्ली इन द मॉर्निंग बड़ी ज़रूरी है बच्चे के लिए और यही वजह है कि 10 साल पहले हमारे पास जो बच्चे जिस कद-काठ के और जिस स्ट्रेंथ के और जिस फ़िज़ीक के होते थे, आजकल हमारे पास 1.5 फुट के बच्चे होते हैं और जिस्मानी तौर पे इंतहाई कमज़ोर। जी, मुदस्सिर ओशा का जो साहब। आपका क्वेश्चन है उसको मैं अगले उस पे जी, रिप्लाई करता जी। जी, मुदस्सिर साहब, आप क्या देखते हैं? एक तो न्यूट्रिशन का मसला है, पूरे पाकिस्तान का है, हमारी एवरेज बहुत ही वीक है, बच्चे वैसे नहीं आ रहे। दूसरा, अब जो इम्यूनिटी है, ये भी हमने बढ़ानी है। अगर ये हमारी वीक रही, तो फिर कोरोना हम पे हावी हो सकता है।
तो बीइंग अ पेरेंट्स और ओवरऑल सोसाइटी में सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन तो एक जनरल हमारा मसला है, और शायद इस वक्त दुनिया में काफ़ी जगहों पे यह मसला चल रहा है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह फास्ट फूड और गंद बला है। जैसे हमारी वालदा कहती रहती है कि तुम्हारे बच्चे गंद बला खाते बिल्कुल। रहते हैं, तो वो की तरफ हमें बाकायदा करना होगा। और मुझे याद है, मैं तो पुराने ज़माने की बात हो गई, 5-6 महीने गुजर गए। हम कभी भी अपने बच्चों को हमने चिप्स या इस तरह की पेप्सी या इस तरह की चीज़ें नहीं दी, उन्हें घर के खाने दिए या खीरा दिया या इस तरह की चीज़ें। तो ये बच्चे स्कूल में बाकायदा ये होता है कि आप लोगों के यहाँ ये इस तरह कैसे खाया जाता है, इनका ये डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए आपको ज़रा सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि भाई एक चीट डे हो सकता है, आप एक दिन खा लें, 15 दिन में कहीं एक दफ़ा खा लें, लेकिन उसको एक जनरली हमें अपनी जो पूरी जो फूड की चेन है, जो हमें हमारे खाने के तरीक़ेकार है, उसकी ज़रूरत है। नाश्ते पे जो इम्पोर्टेंस शरीफुल्लाह साहब ने दी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मैं देख रहा हूँ घर में आजकल बच्चे घर पे हैं और इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लिटरली बिस्तरों पे लेट-लेट के अपनी क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन आधे घंटे में भूख लग जाती है। पॉइंट ये है कि वो वाक़ई हम उनको ऐसे मौके पे उठा रहे हैं कि उनको ये सोचने का मौका नहीं मिल रहा उनके सिस्टम को कि हमें खाना है। वो उठे, भागे, बस का वो हुआ, भागते-भागते स्कूल पहुँच गए। ठीक है, तो उनको हमें टाइम देना होगा वाक़ई, कि आप उनको ज़रा-सा टाइम दें, क्योंकि एक प्रोसेस है बच्चे का, जो कि वो खाएगा, फिर उसको शायद और दूसरी उसकी ज़रूरतें हैं जो उसको पूरी करनी होंगी। वो सारा प्रोसेस वो यही हो सकता है कि आप खुद भी 1 घंटे पहले उठें। तो एक चेन दर चेन है कि आपको उठना है, बच्चों को उठाना है, नाश्ता कराना है, टाइम देना है, तो वो एक चैलेंज है जो कि हमें करना होगा। स्कूल की कैंटीन्स को इस मामले में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा स्कूल की इंतज़ामिया को, और उनको अपनी कैंटीन्स में इस तरह की फास्ट फूड आइटम्स, बर्गर्स, चिप्स, पेप्सीज, इनको रोकनी होंगी। टॉफ़ीज़, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम से कम आप स्कूल के एनवायरनमेंट में तो ना रखें ना। मुझे ये एक बड़ी अफ़सोस ही है कि यहाँ पे हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हैं। शरीफुल्लाह साहब चूँकि वहाँ पे हैं, वहाँ पे स्कूल की एनवायरनमेंट में ये चीज़ें वो अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं आप बाहर जाके जो है वो करें, लेकिन कम से कम स्कूल की एनवायरनमेंट में वो आपको पेप्सी और ये बर्गर्स और ये सब कोक्स वगैरह अलाउ नहीं करते कि आप उनको लें, आपको वो जूसेस की तरफ राग़िब करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे चूंकि इनकम बेहतर है, तो लोग $1 का जूस जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं, या $1 का पानी भी अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये हमें यहाँ पे सिस्टम डेवलप करना होगा, और स्कूलों को, इवन प्राइवेट स्कूलों को बहुत मेहनत करनी होगी जब ये स्कूल खुलेंगे, क्योंकि निज़ाम यानी कि एक नॉर्मल सिचुएशन में वो लोग ब्रेक हो जाता है, पानी के ग्लासेस नहीं रखे हुए, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, हाथ धोने की जगह नहीं है, खेल बैठने की जगह नहीं है, एक क्लास जो है वो ओवर क्राउडेड है। तो वो इस सूरत हाल में जब वो 15 को या 20 को या 21 को जब भी खुलेंगे, तो इट वुड बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक हो गया। मुदस्सिर इकबाल साहब, एक और बात बता दीजिए कि डिसिप्लिन के हवाले से आप क्या देखते हैं कि 5 माह पूरा डिसिप्लिन बंद हो गया, आना-जाना बंद है, घर में ही वो क्लासेस है। चलो असेसमेंट भी हमारी कवर हो जाएगी, 50% 60% कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो यकदम दोबारा भी उस तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो डिसिप्लिन दोबारा आ पाएगा? उस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ख्याल है, अब जैसे शरीफुल्लाह साहब ने उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि अब ये कुछ टाइम लगेगा, टीचर्स को भी बर्दाश्त करना होगा, बच्चों को वालिदैन के थ्रू बर्दाश्त करना होगा कि वो इस प्रोसेस में वापस आएं। ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं होगा, इसमें आना एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी वापस, क्योंकि आप छुट्टियों पे नहीं थे, सिर्फ आप एक बाकायदा घर में बंद थे। ठीक है, तो जो रवैये हैं उनमें वो बिल्कुल। छुट्टियों वाली तब्दीली नहीं है सिर्फ, उसमें और बहुत सारी तब्दीलियां भी हैं, जिसमें लंबा लंबा टीवी देखना या अपने गेम्स पे लगे रहना, और फिर जो है वो अब आप कंप्यूटर पे सुबह 5 घंटे की कंप्यूटर पे क्लास हो रही है, तो वो सारी सारी जिंदगी हमें पढ़ाते रहे, जिसको मैं हमेशा क्वेश्चन करता रहा कि जी बच्चों को टैबलेट मत दो, आंखें खराब होती हैं। वो सुबह 5 घंटे पढ़ते हैं,
तो कोई आगे खराब नहीं होती, कोई उनका मिजाज खराब नहीं होता। तो वो सारी सिचुएशंस भी आएंगी और फिर वो स्कूल जाएंगे। ये एक तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीना लगेगा इस पूरे सिस्टम को आते आते, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, शरीफुल्लाह साहब ने कहा कि स्कूल में दाखिल होना एक चैलेंज है सिचुएशन। स्कूल के बाहर तो ऐसा लगता है जैसे एकदम से बड़ी बड़ी गाड़ियां, वीआईपी बन जाते हैं लोग भाई आकर, जैसे पता नहीं कहाँ के वजीर आजम लगे हुए हैं। तो ऐसे ये ही होगा। सिचुएशन वो कहेंगे हम तो इंतजार नहीं कर रहे कि लाइन में क्यों लगे, और वहां पे आपको लाइन में लगवाएंगे। तो ये इस तरह के चैलेंजेस काफी आएंगे। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जी शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, हमें 2 चीज़ें बता दीजिए। एक तो वो ओशा के बारे में जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसने क्या गाइडलाइंस दी है, उसके अलावा सऊदी अरब में या दूसरे ममालिक में स्कूल ओपन्स के हवाले से क्या गाइडलाइन या क्या ऐसा प्लान मुरतब किया जा रहा है, कब तक वो ओपन होने जा रहे हैं? वैसे यहाँ के हवाले से तो सऊदी गवर्नमेंट का बड़ा वाज़े उनका जो फैसला मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती और बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट नहीं होती, उस वक्त तक स्कूलों में बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी एक चेंज समझ लें कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनको रोटेशन बेस पे स्कूल बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में अगर 18-20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में से 4 या 5 को बुला के एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्कूल में रखा जाता है और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। जहाँ तक बात है ओशा की, ओशा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो पूरी दुनिया में ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग काम करते हों, पढ़ते हों, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हों, उसके हवाले से हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस देती है। हमें 2 चीजें समझनी होगी। जब भी बीमारी फैलती है या किसी की हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उसमें चंद फैक्टर शामिल हैं। उसके अंदर बुनियादी फैक्टर शामिल है कांटेक्ट का, एक दूसरे से कांटेक्ट का। दूसरी चीज पानी, तीसरी चीज डस्ट या जो सॉइल है उससे कांटेक्ट का। अगर हम इस हवाले से स्कूलों में देखें तो मेरा ख्याल है कि स्कूल बच्चों के लिए खतरनाक हरगिज नहीं है अगर 3 चीजें मेंटेन रखी जाएं। नंबर 1 कि स्कूलों में बच्चों के आपस में कांटेक्ट को लिमिट किया जाए। अब ये लिमिट कैसे हो सकता है? मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूं जहां पे एक क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 10 बाय 10 का कमरा होता है। उसकी अपनी ऐसे ही। लिमिटेशन है, हमारे यहाँ बहुत सारी रीजन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब एक क्लासरूम में 50 बच्चे हों और एक बच्चे को यानी टीचर उसमें मूव भी नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसी ही। क्लासरूम अब पॉसिबल नहीं है। अब उसके हवाले से स्कूल को कोई लाहेअमल तरतीब देना होगा। अगर एक क्लासरूम में 1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है तो मुमकिन है कि बच्चों को क्लासरूम में बिठाया जाए। दूसरी अहम चीज है कांटेक्ट की। डेस्क है वो रोज की बुनियाद पे या दिन में कई मरतबा उनको सैनिटाइज किया जाए। उस सूरत में बच्चों के लिए वो सेफ रह सकते हैं। मास्क, मेरे बच्चे मास्क कंसिस्टेंटली बगैर किसी ट्रबल के, हालांकि मुझे मसाइल होते हैं कि जब मैं मास्क लगा के रखता हूँ, यहाँ तो आप बाहर जाएंगे और अगर आपने शुरते की नजर आप पे पड़ गई तो 1000 रियाल। तो बाहर तो हमें बड़ा मोहतात होना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए भी काफी मुश्किल होता है कि मैं मास्क लगा के रखूं मुस्तकिल तौर पे। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे बच्चे इस हवाले से बहुत अच्छे हैं, उनके लिए ये एक ऐसी है जिसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों को इस हवाले से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो मास्क ना उतारें। हाथों को मुंह से टच ना करना ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है बीमारी रोकने का कि हैरत अंगेज। इस हवाले से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्दर उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी तरीके से जो सॉइल है, यानी स्कूल अगर कच्चा है, उसका बाहर जो ग्राउंड है वो कच्चा है, तो उस हवाले से उसको प्लान करना चाहिए कि उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए और उसको कैसे बारिशों ने मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें धो दी हैं और कम से कम मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह कि जहाँ मतलब सैनिटाइजेशन रिक्वायर्ड थी वो नेचुरली हो चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हमें फितरत की तरफ से भी हमारी वो हो गई। अच्छा, अब मैं आता हूँ ओशा की गाइडलाइंस की तरफ। देखिए बुनियादी तौर पे जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो उसका टेम्परेचर, उसकी कफ और उसकी फिजिकल जो कंडीशन है वो चेक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि टीचर उसको असिस्ट करे उस जगह पे, क्योंकि बच्चा बच्चा है। आपको अपने टीचर को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी और टीचर को इस चीज के मुतालिक आगाह रखना होगा कि आपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों को इस हवाले से कैसे वो करना है। यकीन करें
कि जिस शख्स की जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करना, उस शख्स को डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप का टेम्परामेंट लूज है तो आप कतई तौर पे आइडियल नहीं है इस किस्म के चैलेंज को मीट करने में, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आप कुछ भी हो। तो आपको ये बात समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे पानी पिला दें, तो मैं अगली मर्तबा जब आपसे कहूंगा मुझे पानी पिला दें, तो आपको मुझे पानी पिला देना चाहिए। लेकिन बच्चों का जो प्रोसेसर है, उनका जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है ब्रेन का, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेता है, खुसूसन जो मेल बच्चे हैं। अगर आप उनसे कह दें, अपने बच्चे को भी कह दें जो बड़ा मुअद्दब है, उससे भी कहते हैं मुझे पानी पिला दें, तो वो बात उसके जो उसकी आंख और जो उसकी मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ जो एक्सटर्नल पोर्शन है, जो उसकी सेंसरी है, सेंसरी से जाके एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में जब तक वो पहुंचेगी नहीं, वो आपको पानी नहीं पिलाएगा। अगर पेरेंट्स का या उस्तादों का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो ऑर्डर रिलीज करते हैं और उनको उम्मीद होती है कि बच्चा उनको फॉलो करेगा, तो आई एम सॉरी, आप बच्चे को डैमेज कर रहे हैं। आपको बच्चे की इस फिजिकल स्ट्रक्चर और इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानना जरूरी है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि टेम्परामेंट उन तमाम लोगों का जिनके हिस्से में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उनको ख्याल रखना होगा। इन्हीं बच्चों को जब आप क्लासरूम तक लेके जाएंगे, उनको टीचर को असिस्ट करके उनको क्लासरूम ले जाना चाहिए, उनको ओवरऑल बताना चाहिए कि बच्चों, हम एक बहुत बड़े चैलेंज से निमट गए। और यकीन करें, हैरत अंगेज बच्चे हैं हमारे, वो तमाम बच्चे जो 8-9 साल से नीचे हैं, वो हैरत अंगेज हैं। ऐसा बच्चा जिसकी चप्पल टूटी हुई हो, उसकी कमीज फटी हुई हो, आप हैरान कुन देखेंगे, बहुत सोचने समझने और बहुत आइडियल बच्चा होता है। बिगाड़ने वाले हम होते हैं, तो टीचर को असिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा बार बार ये याद दहानी कि बच्चे, आपके ये हाथ अगर आपके मुंह को टच नहीं करेंगे तो आपको, अच्छा मैं एक बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं, उसके लिए एक सिंपल सी एक आप एक टेस्ट वो रख सकते हैं अपने स्कूल के तमाम बच्चों का। वो तमाम बच्चे जो पेन अपने मुंह में मारते हैं, उंगलियां अपने मुंह में, नाखून चबाते हैं, आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, उनको किसी न किसी सूरत में जो पेट के कीड़े हैं या वर्म्स हैं उसमें मुब्तला होंगे। कहने का मकसद, ये चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है, उन बच्चों को बताना है और उन बच्चों के तरीके से बताना है। उसके बाद हर हफ्ते स्कूल को मुकम्मल तौर पे धोया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उन तमाम केसेस को जो मेल न्यूट्रिशन के हों, जो वॉशरूम्स के हों, जो दीगर सफाई सुथराई के हों, उन तमाम पे नजर रखनी जरूरी है हफ्तावार बुनियाद पे। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक इंतहाई आइडियल सिचुएशन बनने वाली है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का बहुत रहम है। हालांकि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को जिस किस्म का मजाक बनाया हुआ है हर जगह, तो वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे पाकिस्तान पे जो हमारा डेथ रोल है वो बहुत कम रहा है। जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, आपने डिटेल में बता दिया। अब मैं मुदस्सिर इकबाल साहब की जानना चाहूँगा। मुदस्सिर इकबाल साहब, हमें ये बता दीजिए कि शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब ने जैसे गाइडलाइंस बताई हैं, दूसरी तरफ हमारे पास 2 मीडियम है, एक ऑनलाइन मीडियम है और दूसरा मीडियम है कि हम बैकवर्ड जिसे जाएँ, जो हमारा रिवायती सिस्टम था कॉलेज और स्कूल जाके। तो आप क्या समझते हैं कि हमें डेली वैसे ही वीकली क्लासेस वहाँ लेनी चाहिए, या स्कूल कॉलेजेस को अपने मॉडल में थोड़ा चेंज करके 2 से 3 दिन क्लासेस लें, 2 से 3 दिन वो जो ऑनलाइन का सिस्टम है असेसमेंट वाला, काम वाला, वो घर पे ही लेके, ताकि दोनों तरफ चलाया जाए? देखिए, ऑनलाइन ये मैं तो समझता हूँ कि ये हाइब्रिड जो एजुकेशन है ये सबके लिए फायदेमंद है। इससे जो एक प्रेशर है टीचर पे भी वो भी कम होगा। लेकिन मैं ये समझ, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है कि हमें हमारे उस्तादों को ट्रेनिंग की जरूरत है उनके अपने लिए। हमारे यहाँ उस्ताद की ट्रेनिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ट्रेनिंग्स होनी है, वो भी उन प्राइवेट स्कूल्स में जो कि शायद ग्रुप प्राइवेट स्कूल्स है, जिनकी 5-5, 6-6 या 10-10 ब्रांचेस हैं, या पूरे मुल्क में वो पहले में, उनके यहाँ तो एक ट्रेनिंग का मैकेनिज्म है। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग का मैकेनिज्म नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग एक आर्ट और साइंस है, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी के यूज के साथ साथ आपको एक जो टॉपिक है उसको समझाने में ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको जो है वो जो टूल्स हैं अपने, जो भी आपने स्कूल के ऑनलाइन सिस्टम के लिए रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग, जैसे शरीफुल्लाह साहब ने कहा
कि उस्तादों ने अच्छा मोबाइल है, इंटरनेट है, उन्होंने शुरू तो कर दिया है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि उनको झोंक दिया गया इस मसले में कि नहीं यार, अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आप पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारी जेबें कैसे भरेंगी। और आई मीन वो एक मैकेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप अपने बच्चे उठा लीजिए, कुछ पढ़ाई तो हो नहीं रही। मैंने कहा आप लोग ही वो हैं, हम ही ये सोच रहे हैं, वो उस्ताद भी तो है क्योंकि वहां जा रहा है। आप कह रहे हैं हम पैसे रोक लें, तो उनकी तनख्वाहें भी तो रुकेंगी। तो एक, लेकिन पॉइंट ये कि आगे जैसे मैं समझता हूँ कि कुछ एक क्लासेस हैं जो कि मेरी बच्चों की, मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन रहनी चाहिए, तो क्लासरूम में नहीं जाना चाहिए, उसकी जरूरत सही है में जाने की। वो जी। आप ऑनलाइन कंटिन्यू करें, वो बहुत बेहतर कंटिन्यू होंगी। उसकी वजह से स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाए। वो जो एक ब्रेक, बहुत लंबा ब्रेक होता है, और जो आखिरी टाइम पे आप बस 12 साढ़े 12 बजे सो रहे होते हैं, वो भी शायद थोड़ा सा आपका बेहतर बेहतर हो जाए। और अगर स्कूल को, आई मीन दैट इज जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माइंड, के स्कूल को अगर आप ऐसे सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, इस तरह की चीजों के लिए रखेंगे जहां पे इंटरेक्शन और समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये नहीं चल रही ऑनलाइन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, नॉट वर्किंग। मैंने कहा, काफी लोगों से बात की, ये चीज नहीं चल रही। वो बच्चे खुद कभी खान एकेडमी में बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं, वो वहां पे कर रहे हैं। इन चीजों के लिए जाना जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे कुछ और सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो कि होना जरूरी है, लेकिन उनके लिए क्लासरूम्स का होना जरूरी नहीं है। वो अगर घर पे ही किया जाए तो शायद बुरा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और उस की इन्वेस्टमेंट को उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दो, एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक जो एजुकेशन में एक वो है, वो जो किताबों का और जो पेपर्स का और जो कॉपीज का खर्चा है, शायद वो भी बेहतर होना शुरू हो जाए जब आप उसको ऑनलाइन सबमिशंस करने शुरू करेंगे। जी ठीक हो गया मुदस्सिर इकबाल साहब। शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, ये पॉइंट आ रहा है टीचर ट्रेनिंग का। ये जो इशू आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में तो जब भी टीचर हायर किया जाता है तो 1 या 2 माह की असातिज़ा को ट्रेनिंग करा दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की एक बहुत बड़ी खेप हमारे पास मौजूद है। और वहाँ ऐसे टीचर हायर किए जाते हैं जो कि मैट्रिक भी मुश्किल पास होते हैं, इंटर भी उनका मुश्किल से होता है, और वहाँ एक जुमला भी बड़ा कॉमन हो जाता है कि जो कुछ नहीं बनता वो उस्ताद बन जाता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट है, ऐसी सोसाइटी में आप क्या क्या समझते हैं कि किस तरह उनको ट्रेनिंग दी जाए? क्योंकि ये तो एक हमारे पास 2 मीडियम आ गया, ऑनलाइन भी बराबर आ रहा है, रिवायती को भी चलाना है। तो टीचर ट्रेनिंग पे क्या किया जाए? अगेन हमें चीज़ों को थोड़ा सा आइसोलेट करना होगा। ये बात सही है कि जो भी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, उसकी जो अपर बाउंड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी पेचीदा है। मतलब उसकी तालीमी काबिलियत भी बहुत बेहतर होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में। लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ये है कि इंतहाई नाअहल लोग सरकारी इदारों में मुंतखब किए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये चीज़ भी नज़र में रखनी होगी। दूसरी तरफ जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, उनमें आईसीटी ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई जर्नल, रेगुलर, मुनज़्ज़म तरीक़ेकार मौजूद नहीं है कि उनकी आईसीटी ट्रेनिंग की जाए। टीचर्स ट्रेनिंग है, उनके टीचर्स सर्टिफिकेशंस हैं, उनको क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, उनको पढ़ाना कैसे है, लेसन प्लान कैसे मुरतब होंगे, करिकुलम, सिलेबस, ये तमाम चीजें उनको बताई जाती हैं। लेकिन जो मॉडर्न चैलेंज है, जो इस वक्त 6 महीनों का चैलेंज है, वो आईसीटी का है। मुदस्सिर साहब ने बड़ी अहम बात की कि जो मैथ्स के टीचर हैं, दे आर अनेबल टू टीच देयर चिल्ड्रन, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इक्विप नहीं है। यकीन करें कि एक ग्राफिक टैबलेट है, उसको आप अपने टीम से, जूम से, या गूगल मीट से, या आप कोई और प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल करें, उससे कनेक्ट करें। आप अपने हैंड रिटन और टैबलेट को हाथ में रखें, उसमें लिखें, बच्चे के पास स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा। और अगर बच्चा किसी स्टेप को नहीं समझता, वो सवाल करता है, आप उस स्टेप को इरेज करके दोबारा करते हैं। कहने का मकसद ये अल्टीमेटली फिर वही, यानी आईसीटी हैव सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब मुसीबत ये है कि आप अपने टीचर से कैसे कहेंगे कि ग्राफिक टैबलेट को कनेक्ट करो,
आपका इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, आपको इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए, आपका हेडफोन माइक कैसे मेंटेन होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हेडफोन में माइक म्यूट था और ऑनलाइन क्लास वाज ऑफ। तो कहने का मकसद ये है कि हम एक तरफ देखते हैं कि सरकारी तालीमी इदारों में ऑल्दो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो सख्त है, लेकिन नाअहल लोग हमारे सामने मौजूद हैं। वो पिछले दिनों सिंध में एक मुजाहरा हो रहा था जिसमें एक टीवी चैनल के साहब आए और उन्होंने उनका इंटरव्यू शुरू किया। सेक्रेटरी की किसी को स्पेलिंग नहीं आती, कमेटी के किसी को स्पेलिंग नहीं आती। तो ऐसे लोगों को जब आप सरकारी तालीमी इदारों में भर्ती करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग को आइसोलेट करना चाहिए। आईसीटी की ट्रेनिंग अलग है और दूसरी अलग है। दूसरी तरफ हम आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मुदस्सिर साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो तमाम स्कूल जो किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हैं, ग्रुप स्कूल्स हैं, वो बहरहाल अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। उनके चूंकि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं तो कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, यानी एक पेरेंट है वो उनका कस्टमर है, उसको सर्विस देनी है तब फीस मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। इसी वजह से, इस प्रेशर की वजह से वो अपने टीचर पे भी प्रेशर डालते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। अगर नहीं करवाते तो टीचर इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें सीखता है। इवन मेरे जैसा आदमी जिसका ताल्लुक ही आईसीटी से है, मैंने कम से कम 13-14 डिफरेंट टूल्स हैं जो मैंने इस दौरान सीखे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप पे प्रेशर आता है, मजबूरी होती है, आपके काम की लिमिटेशन आती है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे प्राइवेट तालीमी इदारों में कोई ऑर्गेनाइज टीचर्स ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मुख्तलिफ एनजीओ पूरे पाकिस्तान में काम करती हैं जो मुख्तलिफ इदारों के टीचर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब और मुदस्सिर इकबाल साहब कि आपने इतने मुख्तसर वक्त में हमने थ्रू आउट पूरे टॉपिक को कवर किया। तो लास्ट में मैं आखिरी क्वेश्चन यही करना चाहूँगा, ओवरऑल आप बता दीजिए कि हम स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, दोबारा एक रिवायती सिस्टम की तरफ जाने जा रहे हैं, तो बच्चों की मेंटालिटी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसकी किस चीज़ पे वालिदैन क्या काम करें, टीचर क्या काम करें, और जो उनके सराउंडिंग जिसे हल्का अहबाब कहते हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको किस चीज़ पे गौर किया जाए ताकि वो मेंटालिटी दोबारा बरकरार हो सके? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें बच्चों पे महफूज माहौल प्रोविजन में वालिदैन, रियासत, स्कूल इंतज़ामिया, मोहल्ला, सब चीज़ों को हमें मेक श्योर करना होगा कि बच्चों को महफूज माहौल मिले। बच्चा घबराए ना, बच्चा खतरे में ना पड़े। और आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दैट इज़ अ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक रेप का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बच्चों के लिए इतना खतरनाक बना दिया गया है कि एक तो हमारा मीडिया चीज़ों को मतलब एक मुनज़्ज़म तरीके से रिपोर्ट नहीं करता। हालाँकि हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए पाकिस्तान बहुत खतरनाक है। चाहे वो स्कूल क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो मदरसे के अंदर हो, चाहे गली के अंदर हो, बुनियादी तौर पे हमें बच्चों के लिए माहौल सेफ करना होगा और हम सबको इसमें किरदार अदा करना होगा, इंक्लूडिंग रियासत, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिसिंग है, कम्युनिटी है, सबको। दूसरी अहम बात यह है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, आप अपने बच्चों के साथ रहें। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक गलत चलन है कि बाप बैंक में नौकरी कर रहा है, माँ किसी और जगह नौकरी कर रही है और बच्चा सिक्योरिटी गार्ड की ज़ेर साया बड़ा हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही होगा। ये बात कहनी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूँ कि वालिदैन का डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चों के लिए इतना अहम है, जो किसी स्कूल, किसी ट्रेनिंग, किसी दूसरी चीज से ज्यादा अहम है। वो उन पे परमानेंट एक रिफ्लेक्शन नक्श करता है उसके बच्चे पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें। तीसरी अहम बात ये है कि हमें अपना जो कंटेंट है उसमें अंग्रेजी का जो क्वांटिटी है वो कम करनी होगी। ये बात मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ कि अंग्रेजी ने इस समझने की इस्तेदाद को इतना शदीद मुतासिर किया है कि हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अपने बच्चों को, यकीन करें, एक सिंपल सा जुमला है जिसमें मैं खत्म करूंगा अपनी बात। वो कहते हैं कि दुनिया में आप प्यार को अपनी मादरी जुबान के अलावा नहीं जता सकते। मुझे कोई शख्स बता दे कि वो अपने बच्चे से प्यार करता है और उसका इजहार करना चाहता है, उसको मादरी जुबान के अलावा उसका परफेक्ट इजहार शायद मौजूद ना हो। दुनिया में बड़े कादिरुल कलाम मुख्तलिफ जुबान के माहिर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं, ये मेरा ईमान है कि आप अपने बच्चे से प्यार का इजहार सिर्फ अपनी मादरी जुबान में कर सकते हैं। आप इस मादरी जुबान को, इस उर्दू जुबान को उनके तालीमी इदारों में बाय फोर्स इंडक्ट करें, जैसे आपने अंग्रेजी को बाय फोर्स इंडक्ट किया हो।
सही, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बात तो हमें मुदस्सिर इकबाल साहब ही बता सकते हैं कि उनका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दूसरा मुदस्सिर इकबाल साहब वही उसी क्वेश्चन को भी आप ज़रा फोर्स कर दीजिए कि जो बच्चे का सेफ ज़ोन है, उस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या दूसरा भी सिस्टम ये चल चुका है कि हैरेसमेंट के हवाले से भी हम वो टॉपिक तो बहुत वसी है, उसके लिए अलहदा प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, तो आप बच्चे के सेफ ज़ोन पे कि गुड टच, बैड टच के हवाले से आप क्या किस किस्म के इक़दामात करते हैं और क्या नज़र-ए-सानी रखते हैं उस पे? आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है। इंडियन टीवी चैनल पे आई मीन हम ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन इंडियन टीवी चैनल पे सत्य में विजेते में आमिर खान साहब का एक प्रोग्राम आता था। तो उन्होंने उसमें एक टीचर को बुला के ना गुड टच और बैड टच के बारे में बड़ी जी, जबरदस्त वो बात की थी। तो वो मैंने वो मैंने उसको वो कर लिया था लॉक, और उसको मैंने कई दफा अपने बच्चों को वो दिखाया कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को ये समझना कि कौन हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, किससे मिलना है। फिर आपने ऑब्वियसली अपने घर में भी ये वो रखनी है कि आप किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिलना है, क्या वो है। आप जो सेफ जोन है वो घर से शुरू करते हैं कि घर में कौन आ रहा है, आपके कौन दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज कैसी हैं। यानी मैं इस चीज पे बहुत स्ट्रांग बिलीव रखता हूँ कि अगर मैं अपने दोस्त को अपने घर नहीं लेकर आ सकता तो वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उससे बाहर तो उसको वो नहीं आ सकता। अगर फैमिली नहीं है और फैमिली फ्रेंडशिप नहीं है तो वो एक बहुत क्वेश्चनेबल किस्म का वो है। इसका मतलब है कि आपके अंदर ये रिलेशनशिप नहीं है। तो उसके बाद जो हमने जो स्कूल में जो है, स्कूल में भी आपको ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहां पर अपने बच्चों को देख के एक्साइटेड होते हैं कि बच्चे हैं, वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें, लेकिन उसी में जो है वो गंदे टच भी और गंदी गलत लोग भी आ जाते हैं। तो ये स्कूल का इन्वायरमेंट है जो कि हमें ये सबको बताना होगा कि किस तरह से ये चीजें करनी है। और स्कूल और मदरसे हमारे यहाँ के काफी इस मामले में जो है वो बदनाम हो चुके हैं कि हमारे बच्चों का सेफ जोन उसमें नहीं रहा है। तो आपको खुद ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि आप बच्चों को ये बताएं कि किस तरह से आप उन्होंने लोगों से मिलना है, किस तरह उन्होंने बात करनी है, कितना उन्होंने फासला रखना है। तो ये तरबियत आप घर में ही हो सकती है। ये शायद स्कूलों में तो इस वक्त तरबियत वैसे ही खत्म है, लेकिन फिर भी ये तरबियत बहुत जरूरी है आपको घर में करना। जी जी, शरीफ बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मुदस्सिर इकबाल साहब, शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, हमने इस पे आपकी खिदमात ली जिसमें हमें पता चला कि हमें बीइंग अ पेरेंट्स क्या करना चाहिए कि बच्चे के गुड टच, बैड टच पे, उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम पे, स्कूल के साथ हमारा क्या सिस्टम हो। और शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब ने हमें ओशा के जो पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके अलावा जो टीचर्स ट्रेनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हमें बताया। तो हम उम्मीद है बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाअल्लाह जब हम दोबारा स्कूल की जानिब जाएँगे तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए हमारे बच्चे कुछ बेहतर कदम की जानिब, रियासत भी अपना किरदार अदा करेगी, वालिदैन भी अपना किरदार अदा करेंगे, बच्चे भी अपनी ज़िम्मेदारी लेंगे और एक जो एसओपीज़ को, प्रिकॉशन को फ़ॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।